एक्सरसाइज 12B को समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन था वो 12A में था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 12B में है। ठीक, तो मैं इसके पहले वाले चैप्टर में ही जिक्र कर दिया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता क्या है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन को भी इसी तरह से हम टेबल में मैनेज करते हैं और मैनेज करके हम देखते हैं कि एक वैल्यू बढ़ता है तो एक वैल्यू घटता है। यदि x वाले वैल्यूज घटते हैं तो y वाले वैल्यूज बढ़ते हैं, यानी कि उल्टा काम होता है इसमें। उल्टा इन्वर्स का मतलब होता ही है एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता था कि एक वैल्यू अगर घटता था, यानी x का वैल्यू घटता था तो y का भी वैल्यू घटता था, x का वैल्यू बढ़ता था तो y का भी वैल्यू बढ़ता था। तो चलिए ठीक है, अब इसमें ये जानते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको जांच करके बताइए कि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे उसकी जांच करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। इस क्वेश्चन को देख के ही हमको पता चल जाएगा कि भाई ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ये स्वभाव होता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ रहा है, देखिए बढ़ते हुए दिशा में जा रहा है ना, अगर यदि ये बढ़ रहा है तो y का वैल्यू घटना चाहिए, तो y का वैल्यू देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है, तो हम यहीं से डायरेक्ट समझ जाएंगे कि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं है। लेकिन इसको लिख करके, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके कैसे समझते हैं, कैसे इसको प्रूव करेंगे, साबित करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हम जान गए कि सब x के बच्चे हैं, तो यानी इसका क्या नाम रख सकते हैं, x1, इसका x2, x3, x4, ये सब y के बच्चे हैं समझो, तो y1, ठीक है, y2, y3, y4, ऐसे नाम रख लेते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसको हम अनुपात के रूप में लिखते थे, अटे बटे के रूप में लिखते थे, इन सबको अटे बटे के रूप में हम लिख करके सॉल्व करते थे। ठीक है, और उसके बाद इनको काट काट के छोटा करते थे, इनके अनुपात का पता लगाते थे। यदि सबका अनुपात बराबर होता था तो वो साबित हो जाता था कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस x के वैल्यू को इस y के वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं इसमें। इसका मतलब ये हुआ x1 मल्टीप्लाई y1, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 9 करेंगे। इनको करने के बाद क्या, मान लो इतना आ गया, इसका x2 मल्टीप्लाई y2 करते हैं, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 15, 150 हो गया। अब x3 मल्टीप्लाई y3 इक्वल टू क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई 21, 28, इतना आ गया। ठीक, अब x4 मल्टीप्लाई y4 करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई 24 आ गया, 64, 36, इतना आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हम देख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। क्या, अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, अलग अलग इसका मान आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, इनका वैल्यू एकदम सबका बराबर होना चाहिए। अगर 90 आता तो इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90। अगर सबका वैल्यू, सबका गुणनफल अगर एक बराबर आता तब हम क्या कहते कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है ना, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो अब इस बात को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख के दिखाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिख के दिखाते हैं, इन x यानी ये सब x किसके
x1 x2 x3 x4 सब x के बच्चे हैं, तो यहाँ लिख देंगे x। और ये सब किसके बच्चे हैं, टोटल मिला करके, कुल मिला करके, चूंकि गुणनफल के रूप में है ना, तो कुल मिला करके y लिख देंगे। अब इनका गुणनफल जो होता है, अगर ये मान लो 10 10 आता है, 10 10 आता है, 10 10 आता है, यानी कि सब बराबर आता है, तो इसको किससे दर्शाते हैं, k से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये k हो गया। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो इसको ऐसे लिख देते हैं, x मल्टीप्लाई वाई, सभी x का और सभी y का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि उन सबका वैल्यू बराबर आ रहा है, यानी k के बराबर आ रहा है। चूंकि यहाँ नहीं है, यहाँ बराबर नहीं आ रहा, तो इज नॉट इक्वल टू लिख देंगे, x इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू k। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए x एंड y आर नॉट इन इनवर्सली प्रोपोर्शन। ऐसे लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब पुनः इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन को जब समझेंगे तो क्लियर होगा। अब ये कह रहा है कि इसकी जांच करके देखिए कि यह इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये समझो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, ठीक है। y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y4 है, y5 है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है, सबका एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका वैल्यू बराबर आना चाहिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 18, तो कितना होगा, 90 हो गया। अब x2 मल्टीप्लाई y2 इक्वल टू कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। अब x3 मल्टीप्लाई y3 इक्वल टू क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 90 हो गया, 90 हो गया। अब y4 मल्टीप्लाई x4 मल्टीप्लाई y4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30 क्या होगा, 90 हो गया। x5 मल्टीप्लाई y5 इक्वल टू क्या हो गया, 45 मल्टीप्लाई 2, ये 90 हो गया। हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबकी मल्टीप्लाई, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एकदम सबका वैल्यू समान आ रहा है, सबका मतलब समान आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 18, इसका गुणनफल जो भी आ रहा है इसके गुणनफल के बराबर हो रहा है, इसका भी गुणनफल जो भी आ रहा है, इसका प्रोडक्ट जो भी आ रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, इसके प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। अब इसका प्रोडक्ट जो भी आ रहा है इसके प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है, इसका प्रोडक्ट जो भी आ रहा है इसके प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है, यानी कि 45 मल्टीप्लाई इसके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, यानी कि इनका प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट एक दूसरे के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी इन सब को हम इस रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर हो जा रहा है, इसके बराबर, इसके बराबर, यानी सब आपस में क्या है, बराबर है। इनका प्रोडक्ट जब बराबर ही आ रहा है तो समझो कि इनका गुणनफल सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू के। इसलिए यानी सभी x का और सभी y का मल्टीप्लाई करने पर सबका वैल्यू समान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए x एंड y आर नॉट इन x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये इस बात की पुष्टि हो गई, एकदम वेरीफाई हो गया, इस बात की जांच हो गई कि भैया ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्या है मेन चीज, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते थे, इसको रेशियो के रूप में या रटे बट्टे के रूप में लिखते थे, और
सबका लिखते थे और सबका रेशियो बराबर होता था। इसमें क्या होता है, इसको जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज है इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलाते हैं कि सबका वैल्यू समान आ रहा है कि नहीं। समान आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। ठीक, ये चीज है। तो अगला क्वेश्चन है तो उसको आप लोग स्वयं लगाइएगा, देखिएगा। अगर बराबर ऐसे आ जाता है तो बोल दीजिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर एक भी डिफरेंस आ गया, मान लो इतने से बराबर है, ये नहीं आया, तो समझ जाओ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक।